आपने सुनी होंगी कि हल्द्वानी की बात कर लें या फिर दिल्ली में कई कुछ पर्टिकुलर जगहों की बात कर लें, देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत ही बड़े स्केल पे बहुत ही जल्दी जल्दी डेमोग्राफी जो है चेंज हुई है। घुसपैठ को लेके भी कई शिकायतें आती हैं और अब सरकार ने तो कमेटी भी बनाई है जिस पे काम किया जा रहा है। तो ये डेमोग्राफी चेंज होता क्या है, ये काम कैसे करता है, क्या ये प्लानिंग के तहत किया जाता है या फिर ये ऑर्गेनिक होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, किस तरीके से इसको रोका जा सकता है। और ये जो हिंदू राष्ट्र की बात होती है या फिर हम कहें गजवाए हिंद की बात होती है, इसमें कितनी सत्यता है, किस लेवल तक जाके चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, इन सारे मुद्दों पर आज हम ब्रीफ में बात करेंगे। और इसके लिए हमने इनवाइट किया है अमित कंसल जी को, जो इन्हीं सारे मुद्दों पे, घुसपैठ पे, डेमोग्राफी चेंज पे रिसर्च करते रहते हैं, खुद पीएम और गृह मंत्री को भी पत्र लिख चुके हैं। तो आज इनसे हम जानेंगे कि ये क्या घुसपैठ किस तरीके से काम कर रहा है, डेमोग्राफी चेंज क्या है। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर अमित कंसल जी से बात करेंगे और आप अंत तक पॉडकास्ट से जुड़े रहिएगा, काफ़ी कुछ जानने और समझने को मिलेगा। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम दोबारा मिल रहे हैं फिर से उसी विषय को लेके, हालांकि प्लेटफॉर्म दूसरा है, पहले किसी और प्लेटफॉर्म पे मिले थे। हम बात करने वाले हैं बेसिकली आज डेमोग्राफी चेंज पे, और बहुत चर्चा में विषय है। सरकार भी अब थोड़ी सी अवेयर हो रही है, कमिटीज़ बनाई जा रही हैं, कोशिश की जा रही है उन चीज़ों को समझने की, कारणों को समझने की कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं। आपके नज़रिए में क्या चीज़ क्यों बदल रहा है, कहाँ कहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं उस चीज़ पे, तो आपको क्या लगता है कि सबसे मेजर फैक्टर्स क्या हैं? डेमोग्राफी चेंज के रीज़न पॉलिटिकल मैंने आपको बताया था, पॉलिटिकल के साथ साथ ना अपने सामाजिक इशू भी हैं कि सामाजिक इशू में आप जिस एक फॉलो करते हो अपने कल्चर को, जिन चीज़ों को आप फॉलो करते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पॉपुलेशन बाकी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो जब मैनेज करेंगे, फैमिली को चलाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वो सारी चीज़ें रहेंगी। आप कितने भी आप देखिए अपने मतलब आसपास देखिएगा, तो वो जो मैंने आपको कंपैरिजन बताए थे पहले भी, तो वो कंपैरिजन अभी भी आप करेंगे तो वो वही आपको दिखेगा कि कंटिन्यू है। तो कंटिन्यू का रीज़न है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं तो जाएगी, क्योंकि जो इस दुनिया में आ रहा है वो उसकी वजह से नहीं आ रहा, वो दूसरे की वजह से आ रहा है। तो जब वो आएगा तो वो तो कहीं रहेगा ही ना, तो रहेगा तो उसको जगह चाहिए तो वो कहीं ना कहीं जाएगा। जैसे पानी की बूंद होती है, आप कहीं डालो तो वो एक ड्राई एरिया होगा तो वो फैलेगी, तो वो एक जैसे पानी की बूंद गिरती है तो फैलती है, तो वैसी है जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एरिया कम पड़ेगा तो वो दूसरी जगह ढूंढेगा जहाँ जगह ज़्यादा है, जहाँ जगह ज़्यादा है वहाँ जाएगा, तो वो दूसरी जगह जाकर वो डेमोग्राफी चेंज करेगा। तो अगर मैं सिंपल भाषा में लोगों को ये समझाना चाहूँ कि डेमोग्राफी चेंज होता क्या है, क्यों ये चीज़ हो रही है? डेमोग्राफी चेंज होता है, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है आर्टिफिशियल। ऑर्गेनिक होता है कि बस ठीक है वहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं तो उनसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा कर रही है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कम कर रही है। इसमें किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं लेते हैं हम, किसी को भी ले सकते हैं कि भाई बहुत जगह पर ब्राह्मण्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं हिंदूज़ में, तो हमारे जो शूद्र क्लास में आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वैसा नहीं है। तो वो ऑर्गेनिक होती है कि ठीक है वो जहाँ रहते हैं उन्हीं की बढ़ रही है। दूसरी डेमोग्राफी चेंज होती है कि बाहर से लोग आकर रहने लग जाएं और वो चेंज करने लग जाएं, तो इसको इलीगल इमिग्रेशन बोलते हैं। इलीगल इमिग्रेशन तो होगा ही जब आप पूरे देश को खोल के रखे हो। तो इलीगल इमिग्रेशन जो है, बाहर से जो लोग आएंगे उसको मानेंगे, तो इंडिया के अंदर भी क्या ऐसा होता है कि एक जगह से जाके दूसरी जगह पे लोग बस जाए, वो तो डेमोग्राफी चेंज नहीं वो होता ना? डेमोग्राफी चेंज नहीं होता, पूरा देश उनका है ना, वो कहीं भी रह सकते हैं। हाँ, वो वो डेमोग्राफी डेमोग्राफी चेंज में नहीं आएगा। डेमोग्राफी चेंज में आता है कि भाई एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पर, अब जैसे मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ, चांदनी चौक में 1992 तक एक पर्टिकुलर पार्टी जीती थी, और 1992 के बाद वो कभी नहीं जीती, क्योंकि आज चांदनी चौक विधानसभा में 60% से ज़्यादा 70% तक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हो गए हैं। कौन सी कम्युनिटी? मुस्लिम कम्युनिटी। अब तो वो जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो जाती है तो वहाँ पर ना तो कोई दूसरी कम्युनिटी का कैंडिडेट जीतता है, ना दूसरी कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाली पार्टी जीतती है। ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। रामपुर आप देख लीजिए, हमारे यूपी की अगर आप बात करेंगे तो रामपुर, हाँ, उधर बिहार में आप देखेंगे तो किशनगंज देख लीजिए। दिल्ली के सीलमपुर की भी बड़ी चर्चा होती है कि दिल्ली सीलमपुर है, वो इस बार एक ये अपना मुजफ्फराबाद वाला एरिया है, मुजफ्फराबाद में इस बार बीजेपी का कैंडिडेट इसलिए जीता क्योंकि वो 3 लोगों में वोट डिवाइड हो गया, और सिर्फ बीजेपी का कैंडिडेट ही वहाँ पर हिंदू कैंडिडेट था, बाकी सब मुस्लिम कैंडिडेट थे। अच्छा। तो ये ठीक है, वो आप एक बार जीत कर उससे कोई हार जीत का ये मैटर नहीं है। बेसिकली हम नेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें नेशन अपना बचाना है, क्योंकि जहाँ पर भी हम तरक्कियाँ हैं पूरी दुनिया में, वहाँ पर वहीं है जहाँ शांति है और अमन है, जहाँ शिक्षा है, जहाँ ग्रोथ है, जहाँ प्रोग्रेसिव है। हम प्रोग्रेसिव हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ एक कम्युनिटी है जो प्रोग्रेसिव नहीं है, जो रुक गई है 1400-1500 साल से एक ही जगह पर रुकी हुई है। उसको कोई भी चीज़ में उनको प्रोग्रेसिव नहीं चाहिए, जो पहले बोल दिया गया। चाहे आप किसी भी चीज़ को लेकर ले लो, मतलब कोई आप दुनिया की सबसे बड़ी अगर हम यूएन की टेररिस्ट लिस्ट उठाकर देखोगे तो आपको एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के नाम मिलेंगे ना। तो अफ्रीका में बोको हराम है, आपको उसके
इंसिडेंट्स नहीं पता आपको, उसके कर्मकांड नहीं पता। अगर आप बोको हरम कभी गूगल पे जाके पढ़ेंगे तो आप पढ़िएगा कि वो क्या करते हैं। मुझे मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या करते हो। बोको हरम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो मतलब वहाँ पर कोई दूसरी कम्युनिटी के लोग नहीं है, वहाँ उनकी कम्युनिटी के ही लोग हैं। ये अफ्रीका में अफ्रीका पर्टिकुलर में, हाँ जगह जी, है? हाँ। अच्छा। नहीं, पर्टिकुलर जगह नहीं है, अफ्रीका की कंट्री है, उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा, है ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बोको हरम नाम से। ठीक, तो आप उसको उसका उसके जो टेररिस्ट हैं वो स्कूल से बच्चियाँ उठाते हैं, 10-10, 12-12, 14-14 साल की बच्चियों को ले जाते हैं और उनको 6-6 महीने के 1 साल तक रखते हैं, और उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वापस छोड़ देते हैं। और वहाँ की गवर्नमेंट उनको नहीं पकड़ती है, कुछ नहीं करती है, क्योंकि कर ही नहीं पाती है कि इतनी पावरफुल हैं वो लोग कम्युनिटी में, कि उसके बाद वो सिर्फ उनको जब वापस आते हैं तो उनके लिए पॉलिसी बना दिया मुआवजा, सिर्फ पैसा देकर आप उसको ढक देते हो। और ये सब काम होता है, देखिए, मतलब आप पहले दूसरे से लड़ो, फिर अपने आप से लड़ो, और जीवन भर लड़ते रहो। तो वो बेसिकली ये इस चीज़ के लिए करते हैं ताकि उनकी कम्युनिटी जो है और पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़े, पॉपुलेशन बढ़े, क्योंकि पूरी दुनिया में तभी तो पूरी दुनिया में जब एक ही कम्युनिटी के लोग होंगे तभी तो क़यामत होगी ना, तभी तो सारे लोग जाएंगे ना ऊपर, जो उनका एक मानना है, थॉट बिलीव्स है। मैं अफ्रीका में बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि भारत में कौन कौन सी जगह है जहाँ पे इस जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं उसके आधार पे जो है डेमोग्राफी चेंज हुई है। आप नेपाल से लगा हुआ एरिया देखिए, हाँ। ठीक, इधर से आप चलिए रामपुर, मुरादाबाद, ये यूपी की बात है। यूपी की बात कर रहा हूँ। उधर सारा आपका रामपुर, मुरादाबाद, उसके आगे आपका जो उत्तराखंड वाला एरिया पड़ता है, जो प्लेन एरिया है, जहाँ पर वो हल्द्वानी वगैरह। हल्द्वानी, हल्द्वानी, उधर से आप इधर राइट में चलेंगे, बरेली वाला साइड, उधर बहराइच वाला साइड, मतलब आप यहाँ से पूरा आगे तक जाइए, पूरा नेपाल बॉर्डर पे आप देखेंगे तो सिर्फ बॉर्डर पे ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। आप अभी देहरादून की बड़ी कहानियाँ देखते हैं। तो बस ये वो जगह है जहाँ पे पहले कब कोई और कम्युनिटी उसमें थी, ये पॉपुलेशन सिर्फ थी। ये पॉपुलेशन की वजह से ही हो रहा है भाई। आप यहाँ पर सहारनपुर में पॉपुलेशन ज़्यादा है, मुजफ्फरनगर में पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ रोज़गार नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पे ना फैक्ट्री लगती है ना कुछ होता है। ठीक, मैंने आपको बताया था पहले भी कि 4-5 बिजनेस रह जाते हैं उनके नाम पर, खाने का, कबाड़ी का, इस तरह के 4-5 बिजनेस आप गिन लो, बस वही बिजनेस आपके रह जाते हैं। तो जब वो सब चीज़ें रहेंगी तो ना फैक्ट्री होगी ना कुछ होगा, तो काम कहाँ से मिलेगा? तो वो जहाँ पे नियर बाई उसको मिलता है वो वहाँ जाते हैं। वहाँ पे वो हरिद्वार छोड़ देते हैं, क्योंकि हरिद्वार पे अगर वो करेंगे तो उनका इमीडिएट रिएक्शन होगा, तो इसलिए हरिद्वार को छोड़कर, ऋषिकेश को छोड़कर वो देहरादून जाते हैं। मतलब कि जो धार्मिक जगह है वहाँ पे नहीं जाते क्योंकि उसमें हाँ, रिएक्शन बहुत इमीडिएटली जल्दी नहीं होगा। हाँ, इमीडिएटली नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पर तेज़ी से होगा। पहले सॉफ्ट कॉर्नर्स होते हैं ना, तो पहले आप 4 चीज़ें अगर किसी में हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, पहले उसको पकड़ो, फिर उससे हार्ड पकड़ो। तो ये रिलीजियस वाले जो प्लेसेस हैं वो सबसे टफ हैं उनके टारगेट के लिए, तो वो उधर नहीं जाते हैं। तो देहरादून वाले आप इंसिडेंट देखो, कितने इंसिडेंट होते हैं। आप नाम क्यों बदल के रखते हो आप दुकानें? आपको क्या डर है? आप अपने नाम से चलाओ ना, किसने मना किया? आपको पूरा राइट है, आपको पूरा हक है। अब ये सावन का महीना आने वाला है। सावन का महीना आने वाला है, आप जय श्री राम, भोले नाम, ओम नमः शिवाय ढाबा, और ये ढाबा और वो ढाबा, ये दुकान वो दुकान, भाई अपने नाम से करो ना। किसने मना किया? आपको किसने बिजनेस करने के लिए रोका? कोई रोकता ही नहीं है, तो करो ना, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आपके नाम से वहाँ कुछ चीज़ बिकेगी ही नहीं। जब बिकेगी तो खरीदार आपकी कम्युनिटी में ऐसा है ही नहीं जो आपसे अच्छे रेट आपको दे सके या खरीद सके। भारत को आप किस राष्ट्र, एक हिंदू राष्ट्र का हमेशा से जिक्र होता है, आप भारत को किस राष्ट्र के तौर पे देखते हैं? भारत को हिंदू राष्ट्र का, देखिए, कभी भी ना डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। पहली बात तो भारत हिंदू राष्ट्र कभी था ही नहीं। भारत का हम सनातन संस्कृति परंपरा से चल रहे हैं। हमारे पूर्वजों की जो सिंपैथी लेवल जो लोगों के लिए होता है कि कोई आया, तो आपको पता होगा कि केरल में, मैं आपको केरल का बताता हूँ कि केरल में कैसे आए, आक्रांता कैसे आए। वहाँ के राजा हुआ करते थे, तो वहाँ के जो नायर राजा हुआ करते थे, उन्होंने कुछ लोगों को रहने के लिए जो दूर से आए थे, बेचारे बनकर, कि ठीक है हम बेचारे हैं, हमें वहाँ पर काम नहीं मिलता, हम यहाँ कुछ कर लेंगे। तो आज वो बेचारे बनकर उनको राजा ने वहाँ जगह दी, और जगह देने के बाद आज का वहाँ की स्टोरी आप देखिए, पॉपुलेशन बढ़ा कर कम से कम 4 से 5 जिले ऐसे हैं जो हिंदुओं से ख़त्म हो चुके हैं, जो उनकी पॉपुलेशन में ही है। और ये ओवर द पीरियड होता है भाई। हमारे यहाँ पे हम दादा बनता है कोई भी 50 से 60 साल की एज में, वहाँ पे 40 साल में दादा बन जाता है। और आप मल्टीपल देखो ना, ये कभी भी एक राष्ट्र की जो एज होती है ना, वो हम अपनी एज से नहीं बना सकते कि हमारी एज 50 साल है, 60 साल है, बस इतनी है। एक राष्ट्र की एज को अगर आप कंसिडर करना चाहते हो तो वो राष्ट्र की एज कम से कम आपको 200 साल लेके चलनी पड़ेगी, कि वो 200 साल का साइकिल आपको देखना पड़ेगा कि वो कैसे होता है, क्या होता है। तो हम नेशन की तरह सोचते ही नहीं, हम अपनी चीज़ों में ही उलझे पड़े हैं। तो क्या करना क्या है हमें फिर इस चीज़ करना यही है कि हमें विरोध करना है, प्लस हमें सिंपैथी लेवल जो एक था छोड़ना है उसको। क्यों, किस बात की सिंपैथी, किस बात की, क्यों सिंपैथी? बिल्कुल होना है। मास्टर भी सबसे अच्छा वही होता है जो कठोर होता है। बच्चे भी सबसे ज़्यादा उसी से सीखते हैं, उससे डरते हैं जो कठोर होता है, उसी से पढ़ाते हैं।
उसी से पढ़ते हैं। तो आप कह रहे हैं कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी है जो कोशिश कर रही है कि अपनी पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ाए। उनका तो एजेंडा है ना, क्यों? उनका एजेंडा है, उनका गजवा हिंद एजेंडा है। अब हिंद को आप सिर्फ हिंदुस्तान से कंपैरिजन करोगे क्योंकि हमने पढ़ाई इतना है कि हिंदुस्तान सिर्फ इतना है। नहीं, 1400 साल पहले जब गजवा हिंद की स्टार्ट हुई थी, जो बात ये चालू हुई थी 1400 साल पहले, तो हिंद यहाँ तक थोड़ी था, हिंद तो इराक तक था। इराक, ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, ये सब हमारे ही तो देश थे, हमारे ही लैंड एरिया था। क्योंकि 60 to 70% पॉपुलेशन इसी रीजन में रहती थी। ऊपर यूरोप था, बर्फ ज़्यादा होती थी, वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन थी। अमेरिका में पॉपुलेशन आज भी कुछ नहीं है, तब भी कुछ नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे कुछ नहीं थी, तब भी कुछ नहीं थी। आज भी रशिया में इतनी पॉपुलेशन नहीं है क्योंकि ठंडे एरिया है। ये वाली जो बेल्ट आती है ये मॉडरेट टेम्परेचर की है, तो जो एक इंसान के लिए बहुत ईजी है। तो यहाँ पर इसलिए वेस्ट में आपने यहूदियों के लिए कि आपको यहूदी को मारना आपके लिए फजल का काम है ना, और अच्छा काम है मतलब बेसिकली, और गजवा हिंद कराना आपका लक्ष्य है, तो उसी चीज़ में आप लगे हुए हो। हमारी शाखाएँ काटते जा रहे हो, तो हमारी शाखाएँ जब आप काटते जाओगे तो हम आत्मग्लानि अपनी है ही नहीं हमारे अंदर, हम अभी भी सिंपैथी लेवल में लगे हुए हैं। सिंपैथी उनसे की जाती है जो सिंपैथी के लायक होते हैं। आप अगर इतिहास से कुछ नहीं सीखोगे ना तो कोई भविष्य नहीं बचेगा। इतिहास सीख के ही वर्तमान बनाया जाता है और इतिहास सीख के ही भविष्य बनाया जाता है। तो हम इतिहास से सीखना नहीं चाहते, हम भविष्य को देखना नहीं चाहते, हम सिर्फ वर्तमान में जी रहे हैं कि आज हमें ये मिल जाए, आज हमें वो मिल जाए, छोटी चीज़ मिल जाए, बड़ी चीज़ मिल जाए, इसका हो जाए, उसका हो जाए, 2 घर बना लूँ, 10 घर बना लूँ। कितने कितने लाहौर में हज़ारों 2-2 हज़ार गज की कोठी में रहने वाले लोग अकेले भागे हैं, अकेले। अभी मेरे को 15 दिन पहले एक आदमी मिला, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया हम पीछे पाकिस्तान से थे। तो मैंने उनसे पूछा कौन कौन आया था, तो कहता सिर्फ 3 लोग आए थे, ताया, पापा और मैं, 10 साल का। तो मैंने कहा कोई लेडी नहीं आई? कह रही तो हमने ताया और पापा से कहीं पूछा ही नहीं ना, उन्होंने बताया। तो आप सोचिए कि क्या हुआ होगा। ऐसा कुछ हो सकता है कि घर में सिर्फ 3 मर्द हो, या तो उनको रख लिया गया लेडीज को। 10 साल का बच्चा है, 10 साल के बच्चे, डेफिनेटली उसकी माँ तो होगी, नहीं माँ होगी, मैं दादी वही होगी। दादी होगी, माँ होगी, बहन होगी, मासी होगी, कोई तो होगा घर में। तो इन्हें बट क्यों आने दिया? तो ये मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स बता रहा हूँ, जो आप पूछना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ लोग हम छुपा जाते हैं। अंधेरा है तो सोच लेते हैं आंख बंद कर लो, अंधेरा है तो आंख बंद कर लो, लगेगा नहीं 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 नहीं। इसका एक रीज़न ये भी होता है ना कि कई बार हमारी लाइफ में अगर कोई चीज़ हुई है बहुत डरावनी है, भयावह है, तो हम उस चीज़ पे जाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। हाँ, हमें लगता है कि उस अब वो बीत गया, उस पर का जिक्र नहीं करना, लेकिन वो कहीं ना कहीं आज लेकिन भी, वो आगे के लिए सीख तो देनी चाहिए ना। आपने ये बताया तो अभी कल के परसों मेरे एक दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने ये चीज़ मुझे उस दिन मतलब कल बैठे बात करने तब ये पता चला कि उनकी फैमिली जो है पाकिस्तान से आई है, और उनके जो पापा हैं सिर्फ अकेले आए थे, सॉरी दादाजी, वो भी बुरके में, वो जब काट के वो ट्रेन से भेज रहे थे तब वो बुरका पहन के वहाँ से आए थे सिर्फ बचने के लिए, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों को छोड़ा जा रहा था, बाकी सबको। हम तो चलिए 75 साल पहले नहीं जाते हैं पाकिस्तान के लिए, हम तो कश्मीर की बात कर लेते हैं ना, ये तो 30-40 साल पहले की बात है। 90 के दशक। गालिब गालिब गालिब। अब कुछ मूवीज बन जाती हैं, उनको दिल्ली पार्लियामेंट में केजरीवाल मजाक उड़ाते हैं। आप उनसे जो पीछे बैठ के राखी बिरला हंस रही थी, आप राखी बिरला को बोलिए ना कभी जाकर गिरजा टिक्कू के बारे में पढ़े कि वो क्या हुआ था उसके साथ। पीछे बैठ के दांत दिखा के हंस रही थी राखी बिरला। आप उनसे पूछिए कि जाकर आप राखी बिरला जी कभी आप गिरजा टिक्कू के बारे में पढ़िए कि क्या हुआ था। 15 से 20 टेररिस्ट ने रेप किया था और उसके बाद उनको बीच में से आरी से आधा काट दिया गया था। ये कश्मीरी पंडित की बात, कश्मीरी पंडित, और ये एक एग्जाम्पल है। तो उस महिला की हंसी आपको क्यों चुभ रही है? क्या उनका कुछ वो है? इसलिए चुभ रही है ना क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ नहीं हुआ तो किसी के साथ नहीं हुआ। एक महिला का दर्द महिला नहीं समझ रही है और कोई नहीं समझ रहा है। उनको ये लग रहा है ये प्रोपेगेंडा है। आप पढ़ नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, केजरीवाल बोल रहे हैं पार्लियामेंट में। अगर वो इस तरीके से कर रही हैं तो मुझे लगता है उन्हें नहीं लगता है कि प्रोपेगेंडा है, वो अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने की नहीं, कोशिश कर अपने रही हैं। प्रोपेगेंडा नहीं, उनको लगता है कि ऐसा हुआ ही नहीं है। हर चीज़ कोई भी अगर सही चीज़ बताई जाती है ना, एक टाइम पीरियड के बाद बताई जाती है तो वो उसको झूठ लगती है। जैसे आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लो, ठीक, कोई भी अडॉप्ट करेगा 15-20 साल बाद, 25 साल बाद उसको पता लगेगा कि उस चीज़ के लिए, तो बोलेगा नहीं नहीं आप तो मजाक कर रहे हो, झूठ बोल रहा हूँ। बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर कश्मीरी पंडितों की अगर हम बात करें तो वो उसके सबूत आज भी जिंदा है। मैं जब कश्मीर गई उनके घर आज भी वैसे ही हैं, लेकिन अब ये देखिए ना, खंडहर बन चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको यही बता रहा था, कम्युनिटी जब चेंज होती है तो वो उस कश्मीर में भले ही उन्होंने घरों पे कब्जा किया लेकिन वो घर में रेनोवेशन तक नहीं करा पाए क्योंकि कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है। हाँ, कई अफगानिस्तान टूरिस्ट के लिए, अगर टूरिस्ट अफगानिस्तान में सारी शांति हो, हम जैसे लोग हों वहाँ पर, शांति जिनको चाहिए वो लोग हों वहाँ पर, तो पूरी दुनिया में कम से कम टॉप 10 में आएगा अफगानिस्तान।
टूरिज्म के अंदर इतनी सुंदर जगह है वहाँ सुंदर पर। जगह, वहाँ पे रिसोर्सेज कितने ज्यादा हैं। ठंडा, सबको क्या चाहिए आजकल, ठंडा चाहिए, बर्फ चाहिए। उसी रिसोर्सेज के लिए उसे वहाँ पे इतना उसको ज्यादा बस एक चेंज कर दिया और आज वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आज सब बर्बादी है, कुछ सब नहीं है। बर्बाद है। मैं तो यहाँ पर मैं तो उन लेडीज़ से पूछना चाहता हूँ ना, जो आप गजवाए हिंद की बातें करती हो, उनकी लेडीज़ से, आप सूट पहन के आप हिंदुस्तान में इसलिए घूम पा रहे हो, बोल पा रहे हो, क्योंकि हम हिंदुस्तानी या हिंदू हैं यहाँ पर ज़्यादा मेजोरिटी में। जब आपका ये गजवा हिंद हो जाएगा ना, आप टेंट में आ जाओगे। अब ये जो गजवा हिंद की बात करें, उसमें एक अपवाद देश मुझे टर्की लगता है, इसलिए क्योंकि वो खुद भी एक इस्लामिक देश होने का दावा करता है। लेकिन अगर वहाँ के कल्चर को आप देखेंगे तो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुत फ्री होके रहती हैं, बहुत एक मतलब जिस इस्लामिक कंट्रीज़ में वो खुद को इस्लाम होने का दावा कर रहा है और चलती तो किताबें उनकी भी वही होंगी, लेकिन वहाँ पे क्या रीज़न है कि वहाँ की महिलाएं इतनी फ्री हैं, इतनी इतने अच्छे ओवर द तरीके से। पीरियड चेंज होगा ना। उसका तो अच्छा इतिहास रहा है। नहीं नहीं, टर्की वाला जो आप बता रहे हो ना, पहले तो जैसे हम दुबई को लेके एग्जांपल दे देते हैं पूरी दुनिया के सामने। टर्की दुबई दोनों का बताता हूँ। आपने दुबई में दो रूल है, फॉरेनर्स के लिए अलग और सिटीजन्स के लिए अलग। कोई भी टूरिस्ट दुबई में जाएगा, वो कुछ पर्टिकुलर जगह को छोड़कर वो कुछ भी पहन सकता है, कहीं भी जा सकता है, कुछ भी खा सकता है। लेकिन वहाँ की जो अपनी उनकी लेडीज़ हैं या जो उनकी महिलाएं, औरतें हैं, उनके लिए वो बुर्का मैंडेटरी है। पर टर्की में ऐसा नहीं है। टर्की में, क्योंकि टर्की में आप, टर्की पता है आपको टूरिस्ट में कितने नंबर पर आता है पूरे वर्ल्ड में? कितने? 5th नंबर पर। अच्छा। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग टर्की घूमने जाते हैं। हम जो टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं उनको देखकर हम जंक्शन बना रहे हैं। वहाँ की उनकी लेडीज़ के बारे में आप जाके देखिए ना, वो नहीं पता चलेगा। पिक्चर्स हमारे पास टूरिस्ट प्लेसेस की आती हैं। अब आपको कैसे मालूम कि वो टर्की? पर फिल्मों के अब आप जरिए देखिए, इनका एक अपने ही रिलीजन के लिए, टर्की में अभी अर्थक्वेक आया था, तो हमारे इंडिया से दवाइयाँ भेजी गई सबसे पहले। बहुत ज़्यादा मानवीय मतलब सबसे पहले हमारा प्लेन शायद उतरा होगा टर्की के अंदर। और जब हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई है तो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कम्युनिटी की बात आ गई। मैं वही वो समझना कम्युनिटी चाह के रही हूँ। हाँ। उसमें अपनी कौम के साथ, अपने दीन के साथ ही खड़ा होगा। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि टर्की जो है खुद को सबसे बड़ा, मतलब एक जैसे ईरान नेतृत्व की बात करता है कि हम इस्लाम का नेतृत्व कर रहे हैं, वैसे टर्की भी ये दावा करता है कि हम जो है हम खलीफा हैं, वहाँ का जो हाँ, खलीफा बोलते हैं। हाँ। लेकिन अब फिल्मों की अगर बात करें तो फिल्मों से ही आपके कल्चर का कहीं ना कहीं अंदाजा लगता है। नहीं लगता नहीं है, लगता। प्रोपोगंडाइज बनाए जाते हैं। अच्छा। पर 40 महिलाएं उसमें इंडिया आ में, रही हैं। इंडिया में देखो ना, 40 से 50 साल पहले की मूवीज। मैं स्टार्ट करता हूँ अमिताभ बच्चन जी की मूवी कुली। प्रसाद लेने से उसको घिन है और 786 उसकी हेल्प करता है। प्रसाद लेने के लिए माँ उसके प्रसाद देती है, कहती है मैं ऐसे प्रसाद को एक्सेप्ट नहीं करता जो मेरी रक्षा नहीं कर सकता, और जो भगवान मेरा ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। और वही 786 नंबर का बिल्ला लगा के घूमता है। राइटर, पर्टिकुलर कम्युनिटी। अमित जी का दोष नहीं है, वो तो स्ट्रगल कर रहे थे 40 साल पहले, 50 साल पहले। बट जो राइटर लिख के देगा वो मूवी बनेगी। उसी मूवी के अंदर वो एक हरी चद्दर ओढ़ लेता है तो गोली नहीं लगती है। साइंस हरी चद्दर का गोली नहीं लगती है। मतलब कि आप कह रहे हैं इसको इतने हमारे दिमाग में घुसाया गया है। लेवल पे ले जाके हम उसको दिमाग में डीएनए चेंज कैसे होते हैं? ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड। मैंने आपको 200 साल बताया ना, मैंने आपको 200 साल में कम से कम 8 बार चेंज हो जाएगा। आपने पहले थोड़ा कुछ डाल दिया, फिर थोड़ा कुछ डाल दिया, फिर थोड़ा कुछ डाल दिया। तो क्यों, मतलब अगर वो कम्युनिटी इस तरीके से सोच रही है, उनके थॉट प्रोसेस में कि उनको बताएगा कि एक ही धर्म है, इस्लाम है, वो ठीक है, सर्वोसर्व ये है और वही सब कुछ है। हाँ, तो उसके लिए वो पॉपुलेशन अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमारी तरफ से ऐसी कोई कोशिश क्यों नहीं है? अगर हम सरकार की भी बात करें, आपने स्टार्टिंग में कहा कि प्लानिंग के तहत भी जो है ये माइग्रेशन करवाया जाता है, तो उसमें जो है सरकार का रोल तो होता ही होगा। तो पहले ऐसा नहीं है कि अब कमेटी जाके बनी है कि आप चेक करिए कहाँ कहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हुई है, इससे पहले भी कोशिश हुई है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें ओवर द पीरियड बढ़ती क्यों जा रही हैं? बढ़ने का रीज़न है ना, 40 से 50 साल आप एक 500 की स्पीड पे आपने प्लेन चलाया हुआ है, उसको रुकने में भी टाइम लगता है ना। जब प्लेन लैंड करने वाला होता है उससे कम से कम 15 मिनट पहले वो ब्रेक मार चुका होता है, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि वो गिरते 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 आता है। उसके बाद भी लैंड कर रहा होता है तो 300 की स्पीड होती है, तब भी वो ब्रेक मारते 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 5 किलोमीटर चल जाता है। तो ये जो चीज़ें चली आ रही है ना पहले से, और प्लस हम भेजते हैं अपने बच्चों को स्कूल जहाँ वो साइंस पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। वो अपने बच्चों को भेजते हैं मदरसा, तो वहाँ वो यही पढ़ता है कि भाई गज़वा हिंद करना है, यहूदी आपके दुश्मन है।